सो हेलो, कैसे हो सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो वंस अगेन कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ और PYQs करेंगे फॉर द DBT। और ये PYQs हम कर रहे हैं फ्रॉम 2021 पेपर, ठीक है। सो जल्दी से सभी बच्चे क्लासेस अटेंड कर लो सारे। और हमने इसके पहले भी कुछ क्लासेस की है DBT प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके 2021 के ही। तो आप उसकी वीडियोस को भी आप एक बार देख सकते हो एंड यू कैन रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का एंड द क्वेश्चन इज, चलो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दिया है विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर एन एनिमल इज किल्ड रिगर मोर्टिस सेट्स in with a contraction of muscle fibers and an increasing toughness of the meat. दूसरा बोल रहा है रीज़न उसका, द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड डिसअपियरेंस ऑफ ATP फ्रॉम द मसल्स आर ऑब्जर्व्ड इन फ्रेशली किल्ड एनिमल्स। हमको क्या बताना है? चूज द करेक्ट आंसर। A एंड R ट्रू है, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A एंड R ट्रू है लेकिन R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A इज़ ट्रू, A इज़ फॉल्स। क्या करना है? ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट है विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर एन एनिमल इज किल्ड rigor mortis sets in with a contraction of muscle fiber and increasing toughness of the meat. rigor mortis इन्हें क्या होता है स्टूडेंट्स? rigor mortis इन्हें एक तरह का मसल्स का स्टिफ हो जाना, यस, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स जिसको बोलते हैं, ये उसी को हम लोग rigor mortis कहेंगे। ये जनरली क्यों होता है? स्टिफनिंग क्यों हो जाती है? जब भी किसी की भी मौत हो जाती है, एनी एनिमल इज किल्ड, द मसल स्टिफनेस होना शुरू हो जाता है, राइट। देखो, इट सेट्स इन विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर एंड इंक्रीजिंग टफनेस ऑफ अ मीट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्यों हो जाता है ये टफनेस या फिर मसल स्टिफनिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉडी में ATP की कमी हो जाती है और ATP ना होने से जो मसल्स है रिलैक्स नहीं हो पाते, वापस स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, वापस से वो रिलैक्स नहीं हो सकते, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए ATP बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जब भी किसी एनिमल की डेथ हो जाती है जस्ट कुछ ही घंटों में ये रिगर मोर्टिस यानी मसल की स्टिफनिंग होनी शुरू हो जाती है। 6 से 12 घंटे, डेथ के 6 से 12 घंटे के आसपास ये कंप्लीट भी हो जाती है और बाद में, उसके बाद में मसल्स धीरे धीरे बेटा फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, राइट। क्यों? ATP वाला केस वापस नहीं होता है लेकिन उसके बाद में बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होती है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो असर्शन बता रहा है वो तो सही लग रहा है। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो वो बोल रहा है द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड डिसअपियरेंस ऑफ ATP। डिसअपियरेंस ऑफ ATP तो मैंने कहा कि ATP ज़रूरी होता है जो कि बाद में नहीं मिलता है, इजंट इट? फ्रॉम अ मसल आर एब्जॉर्ब्ड इन फ्रेशली किल्ड एनिमल, यस। क्योंकि ATP नहीं रहेगा तो क्या होगा? ATP नहीं रहेगा मसल में तो एक्टिन और मायोसिन जो होता है, राइट, ये हमेशा बाउंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और उसका रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं उसको, क्योंकि साथ में रहते, बाउंड फॉर्म में रहते तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते, स्टिफ करने लगते हैं, ठीक है। ये रीज़न हो जाता है कि ATP क्या करवाता है यहाँ पर। अब ग्लाइकोजन की बात करें तो लॉस ऑफ ग्लाइकोजन बोला है तो यस, ग्लाइकोजन यदि लॉस्ट हो जाता है, हो ही जाता है अगेन। सो बिकॉज एनिमल का क्या बोला है, उसको स्लॉटर्ड किया है, मारा गया है, ग्लाइकोजन यहाँ पर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, राइट। तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा यहाँ पर? ट्रू है, यानी असर्शन ट्रू है और उसका रीज़न भी ट्रू है। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ A and R are true and R is correct explanation of A. चलो जस्ट अ मिनट, ओके, यस। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया। Now moving for the next question. Which one of the following methods of controlling microbial contamination is least preferred in food processing? सबसे कम कौन सा मेथड को प्रिफर किया जाता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए? पाश्चराइजेशन, राइट, ऑटोक्लेव, ड्राइड या फिर प्रिजर्वेटिव?
आई थिंक प्रिजर्वेशन तो इट विल बी देयर ताकि आप कॉन्टामिनेट ना हो जाए, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। ऑटोक्लेविंग, यस, ऑटोक्लेविंग से भी वी कैन से ऑटोक्लेव में उसमें करके तो फूड जब प्रोसेस होता है तो यस कॉन्टामिनेट नहीं होगा, इसका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। पाश्चराइजेशन अगेन माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को कंट्रोल कर सकता है। क्या बोला है, लीस्ट प्रिफर्ड बोला है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स ड्राई हीट, क्योंकि ड्राई हीट से ना एक तरह से अनइवन हीट होता है, अनइवन कुकिंग होती है, और यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसको बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है। द नेक्स्ट इज स्पाइरुलिना इज कंसिडर्ड एज सुपर फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज इट कंटेन्स, स्पाइरुलिना को हम सुपर फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल नॉन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारा उसमें रहता है, सारे डायट्री फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और फैटी एसिड्स होते हैं, या फिर नो हेवी मेटल्स और एंटी न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स होते हैं। क्या आना चाहिए, स्पिरुलिना स्टूडेंट्स एक तरह से हम कहेंगे क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया का ड्राई बायोमास बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो डेफिनेटली इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या सुपर फूड हम क्यों ले रहे हैं उसको, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा ऐसा इसीलिए, यस डेफिनेटली प्रोटीन तो रहता है, लेकिन इसके साथ साथ स्पाइरुलिना में स्टूडेंट्स विटामिन B12 जो बहुत ज़रूरी हम लोग पकड़ते हैं, राइट, विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम है, आयरन है, राइट, ये भी होता है। फैटी एसिड्स आर ऑल्सो देयर, लिनोलेनिक एसिड जैसे फैटी एसिड्स वुड बी देयर, एंटीऑक्सीडेंट्स फाइकोसाइनिन हो गया, राइट, ये भी होता है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करेगा रेडिएशन वगैरह के कारण जो होता है, इजंट इट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो प्रोटीन्स दिया है, बट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अगेन यू कैन से सिर्फ इतना हम बोल सकते क्या, कार्ब्स, लिपिड्स, या फिर ऑल डाइटरी फाइटोकेमिकल्स, नॉट ओनली फाइटोकेमिकल्स, है ना, yes, amino acids, vitamins और fatty acids all will be there, isn't it? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट alkaloid to be isolated, right, and characterized from plant is, कौन सा alkaloid सबसे पहले आइसोलेट किया गया और कैरेक्टराइज किया गया प्लांट से, वो कौन सा था, मॉर्फिन था, कैफीन, कोकेन या फिर क्विनिन, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमारा करेक्ट आंसर आता है इसमें ऑप्शन ए, दैट इज मॉर्फिन, राइट, जो कि ओपियम, पॉपी या फिर पेपावर सोमेनिफेरम से एक्सट्रैक्ट किया गया था 1804 में। सो आपका करेक्ट आंसर है मॉर्फिन। नेक्स्ट, seeds of Arabidopsis thaliana placed a morashi and scoop media without any hormones germinates faster than in the medium that contains, यानी यदि Arabidopsis के सीड्स हमने यहाँ पर ये मीडिया में डाले तो ये जर्मिनेट होंगे बहुत फास्ट विदाउट एनी हेल्प ऑफ द हॉर्मोन्स, देन द मीडियम दैट कंटेन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर जास्मोनिक एसिड, इन सिंपल वे में हॉर्मोन्स के बिना ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट हो गया एज़ कम्पेयर टू यदि हम मीडियम में हॉर्मोन्स डालेंगे तो यहाँ पर बोला है कौन सा यहाँ पर आएगा, दैट कंटेन्स विच टाइप ऑफ हॉर्मोन, कौन सा हॉर्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर जास्मोनिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है स्टूडेंट्स, सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करेगा, राइट। तो यहाँ पर जर्मिनेशन की बात हो रही है, तो कम कब होगा जर्मिनेट, जब ये एब्सिसिक एसिड के साथ में रहेगा, एम आई राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेक्टरिक फ्रूट, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है वापस से। अब क्लाइमेक्टरिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेक्टरिक फ्रूट्स क्या होता है,
क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट स्टूडेंट्स यानी जो हम उसको एक बार हार्वेस्ट कर ले, राइट, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑल्सो यदि वो फ्रूट अभी भी राइपन होता है, यस, उसमें पकने की प्रक्रिया चालू ही रहती है, राइट, जिसके जो कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें इथिलीन बढ़ते जा रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो वो सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि राइपन होते रह रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, और शुगर कंटेंट बढ़ने से स्वीट होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स ये ना, ये हार्वेस्ट करने के बाद में पकना की प्रक्रिया नहीं होती है, पकते नहीं है, कंटिन्यू नहीं होता है, जो भी तब तक पके हुए रहते हैं, बस उतने ही रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इथिलीन भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट यानी बनाना, केला, है ना, आप उसको तोड़ दो, उसके बाद में भी वो पकता है। मैंगो, मैंगो को आप थोड़ा बहुत पकना शुरू होता है तभी आप तोड़ के रख दो, स्टिल वहाँ पर भी हमको पता है ना, हमारे पास मैंगो की जो पेटी रहती है उसमें कच्चे पक्के आम रहते हैं, बाद में वो पकते हैं, इजंट इट? सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेक्टेरिक। यहाँ पर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक। टोमेटो होगा क्या? नहीं, टोमेटो पकता है बाद में भी, राइट। वाइल्ड बनाना, अभी हमने कहा बनाना इज एन एग्जाम्पल देयर। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी या फिर जैक फ्रूट। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जो कि नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। बाद में आफ्टर हार्वेस्टिंग वो क्या होंगे? इट विल नॉट राइपन। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक के। बेल पेपर, चेरी, साइट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्नैपपीन, वाटरमेलन, ये सारे नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लाइमेक्टेरिक के भी एग्जाम्पल दिए, जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट? इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं है? फ्लेवेनॉइड, एसिल कोए, कॉमेरिन्स, स्क्वेलिन। आई थिंक देख के ही समझ में आ गया करेक्ट आंसर क्या होगा। एसिल कोए हमको पता है, इट इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, isn't it? Flavonoids, yes, flavones है, isn't it? phenolic compounds है। कोमेरिन्स की हम बात करें तो ये भी phenolic है। स्क्वेरिन अगेन टर्पीन्स है, ट्राइटर्पिनॉइड हम बोल सकते हैं। एसिल को इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Moving for the next question, which one of the following classes of compound is generally accumulated as an anti-herbivore response in plants? Again simple है क्या? टैनिन, एल्केलॉइड, ग्लूकोज और सुक्रोज। क्या आएगा आंसर? एंटी हर्बीवोर का काम जो कर रहा है, एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और वो कौन सा है यहाँ पर? इट इज योर एल्केलॉइड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ दिस पॉलीसेकेराइड इज इंड्यूस्ड आफ्टर अ पैथोजन और माइक्रोबियल अटैक? यानी पैथोजन ने अटैक किया या फिर, तो कौन सा पॉलीसेकेराइड इसमें से सबसे पहले इंड्यूस्ड होगा, आगे आएगा, राइट? पैक्टिन, सेलुलोज, कैलोज या फिर एराबिनॉक्सलेन। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज कैलोज, ऑप्शन 3। क्योंकि कैलोज क्या करता है, जैसे ही पैथोजन की एंट्री होती है या फिर अटैक होता है, तो सबसे पहले यस प्लांट क्या करता है, अपने आप को बचाने की स्ट्रैटेजी से कैलोज बनाता है। एंड कैलोज एक बार फॉर्म हो जाए तो ये क्या करता है, पैथोजन की एंट्री को रोकने का काम करता है, राइट। जहाँ से पैथोजन पेनिट्रेट करने वाला होता है, वो पॉइंट ऑफ पेनिट्रेशन में जाकर वो क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है, और वहाँ से पैथोजन को अंदर आने नहीं देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा कैलोज। नेक्स्ट वन, GA2 oxidase gene from bean is overexpressed in a wheat plant by genetic engineering. Which one of the following phenotypes correctly describe the resultant transgenic plant? बहुत ही सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने एंजाइम के बारे में पढ़ा है, जिबरलिंस के GA2 ऑक्सीडेज, GA20 ऑक्सीडेज, GA3 ऑक्सीडेज, उनके रोल क्या है, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। क्या बोला उसने, GA2 ऑक्सीडेज क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्रेस्ड हो रहा है। तो इसमें से क्या होगा? द प्लांट विल बी शॉर्टर देन वाइल्ड टाइप, इट विल बी टॉलर, द हाइट ऑफ द प्लांट विल नॉट अफेक्टेड, या फिर द प्लांट विल नॉट सर्वाइव।
देखो, तीन एंजाइम जो हम इम्पोर्टेंट कहते हैं, Ga20 ऑक्सीडेज, Ga2 और Ga3, राइट। तो यहाँ पर Ga2 और Ga3 की यदि हम बात करें तो Ga2 क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एक्टिव को इनएक्टिव बनाता है। यस, इट मेक्स इनएक्टिव जिबरलिन। जिबरलिन को क्या करता है, इनएक्टिव बनाता है। जबकि Ga3 ऑक्सीडेज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इनएक्टिव से एक्टिव जिबरलिन बनाता है। ठीक है। यदि इनमें से किसी का भी ओवर एक्सप्रेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये इनएक्टिव बना रहा है, यदि ये ओवर एक्सप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ, तो क्या आएगा, देर विल बी नो जिबरलिक एसिड रिस्पॉन्स, राइट। जिबरलिक एसिड अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। यदि वो काम नहीं कर रहा तो ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट हम बोल सकते हैं ये ड्वार्फ हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर वही बोला है कि Ga2 ऑक्सीडेज ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया है, जो कि इनएक्टिव जिबरलिन करवाता है, जिबरलिन को इनएक्टिव बनाता है, राइट। तो क्या होगा, पहला द प्लांट विल बी शॉर्टर देन द वाइल्ड टाइप। क्या ये सही है, क्या बोल सकते हैं कि प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, ड्वार्फ रहेगा, राइट। तो ये हो सकता है। द प्लांट विल बी टॉलर, नहीं। द हाइट, येस इट विल बी अफेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड द प्लांट सर्वाइव करेगा, बस उसकी हाइट छोटी रहेगी, ग्रो नहीं करेगा बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जिबरलिन में स्टूडेंट्स बायोसिंथेसिस, सिग्नलिंग, जो भी हम बात करें या नॉर्मल केस में भी बात करें, तो आपका जो एंजाइम्स है Ga20, Ga3, Ga2, इनके फंक्शंस आपको पता रहने चाहिए। गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल रूट्स इनिशिएट फ्रॉम, कहाँ से इनिशिएट होती है, रूट एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और रूट अपाइकल मेरिस्टम। अगेन डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, पेरिसाइकिल, राइट। लेटरल रूट्स कहाँ से इनिशिएट होते हैं, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यानी ऐसी लेयर जो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो पार्ट रहता है, वहाँ की जो लेयर रहती है उसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकिल। I think this is clear. Now moving for the next question. Which one of the following is not a characteristic feature of scotomorphogenic development? फोटोमॉर्फोजेनेसिस और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस आई थिंक सभी को पता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी ग्रो हो रहा है प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्कोटो यानी नहीं होगा, यानी डार्क में जो डेवलपमेंट होता है, लाइट में नहीं होगा, दैट इज स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी डार्क में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी क्या होगा, हाइपोकोटाइल कैसा होगा, बड़ा होगा, इलोंगेटेड होगा। ये कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स कैसे होंगे, क्लोज्ड कॉटिलेडॉन्स रहेंगे। अपाइकल हुक है ना, जो हम ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात करते हैं इथिलीन में, अपाइकल हुक दिखेगा, लीव्स जो रहेगी, पत्तियाँ स्मॉल रहेगी, ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनिक का फीचर है। तो इसमें नॉट बोला है। तो लॉन्ग हाइपोकोटाइल तो ये तो रहेगा, ये नहीं होगा। अपाइकल हुक बनेगा, ये भी होता है। कॉटिलेडॉन्स, यस, क्लोज। एक्सपांडेड लीव्स नहीं होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है। सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्कोटोमॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, बट ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दैट्स वाई वी आर गोइंग लिटिल बिट फास्टर, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be used as a selection marker for a developing transgenic plant? selection marker के तौर पे हम किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज, राइट, जिसको हम HPT भी बोलते हैं, या फिर हम लोग HPH भी बोला जाता है, isn't it? Just a minute. एक मिनट, हाँ, यस। दूसरा बीटा ग्लूकुरोनिडेज, गैलेक्टोसाइडेज और ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP, किसको एज अ सिलेक्शन मार्कर यूज किया जाता है फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर GFP हो गया, गैलेक्टोसाइडेज है, ग्लूकुरोनाइडेज है, इन तीनों को हम लोग यूज करते हैं एज अ रिपोर्टर जीन्स, ना कि सिलेक्शन मार्कर। सिलेक्शन मार्कर यूज होता है हाइग्रोमाइसिन, यस, जिसको हम
HPT या फिर HPH भी बोलते हैं बहुत बार, राइट, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। ये ऐसे एंजाइम को एनकोड करता है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जो कि डिटॉक्सिफाई करता है एंटीबायोटिक हाइग्रोमाइसिन को। यस, एंटीबायोटिक हाइग्रोमाइसिन हाइग्रोमाइसिन बी होती है। यस, इसको डिटॉक्सिफाई करती है एंजाइम्स और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। यस, एंजाइम इसको डिटॉक्सिफाई करके क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगी और प्लांट सेल्स इस तरह से मर जाएंगे। ठीक है, अब यदि सेल्स यस को हम लोग प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करें, कहाँ पर, ये सेल्स में यदि हम HPT जीन को डालें और हम देखें कि वो सरवाइव कर रहा है और ग्रो कर रहा है ऐसे मीडियम पे जहाँ पर हाइग्रोमाइसिन है, इस तरह से रिसर्चर्स को पता चलता है कि क्या हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ ट्रांसफॉर्म्ड टिश्यू, isn't it? तो इस तरह से हम इसको सिलेक्शन मार्कर की तरह यूज करते हैं, किसको, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next one is, which one of the following treatment is required for flowering in a winter annual type of Arabidopsis? I think simple है, राइट, अरेबिडोप्सिस की बात कर रहा है, फ्लावरिंग करना है, विंटर में करना है ना ठंड में करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्नलाइजेशन की, isn't it? तो प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड पीरियड, शॉर्ट पल्स ऑफ कोल्ड पीरियड और शॉर्ट पल्स ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई एफएलसी क्या करता है, फ्लावरिंग लोकस सी जो होता है स्टूडेंट्स, ये तो रिप्रेसर का काम करता है। यदि हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे तो फ्लावर तो नहीं होगा, हमको तो यहाँ फ्लावरिंग करवाना है, तो ये तो सबसे पहले आप क्रॉस कर सकते हो। अब विंटर एनुअल टाइप ऑफ अरेबिडोप्सिस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है क्या, नहीं, हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट हो रही है ये रिवर्स हो जाएगी, तो हाई टेम्परेचर नहीं होना, कोल्ड टेम्परेचर वो बोल रहा है, और कोल्ड टेम्परेचर के पे एक्सपोजर बराबर है, ये सही है, लेकिन शॉर्ट पल्स होना क्या, नहीं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होना ना, हाई एक्सपोजर होगा तो ये भी नहीं होना। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड पीरियड, है ना, इन्हें वर्नलाइजेशन वाले बात पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर पेक्यूलर टू द ग्रास फैमिली, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए स्टूडेंट्स, द कॉटिलेडॉन हैज बीन मॉडिफाइड बाय इवोल्यूशन टू फॉर्म एन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन कॉल्ड एज स्टियोलेप्टाइल, क्या ये सही है रिलेटेड टू ग्रास फैमिली, क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस, एक्चुअली कॉटिलेडॉन हम बोल सकते हैं कि ये जिससे सिलोप्टाइल बनता है, तो ये तो हम सही बोल सकते हैं। दूसरा है स्क्यूटेलम फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म टिश्यू, क्या ये सही है, ये भी सही है, स्क्यूटेलम कनेक्शन बनाता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, राइट, इन्हें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन की तरह वो काम करता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करवाता है। सी में बोला है सीलोप्टाइल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द फर्स्ट लिव्स व्हाइल बरीड बीनीथ द सॉइल, ये स्टेटमेंट भी सही है। सीलोप्टाइल क्या करता है स्टूडेंट्स, लीव्स को सेफली ब्रेक करवाता है थ्रू द सॉइल सरफेस, राइट, तो और इस तरह से पहली लीफ को प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है। और लास्ट बोला है द बेस ऑफ द हाइपोकोटाइल हैज इलोंगेटेड टू फॉर्म ऑफ अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द रेडिकल्स कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, यहाँ पर ये वाले केस में स्क्यूटेलम का कुछ भी काम नहीं है, तो ये इधर डी तो गलत है, ए बी सी सही है, लेकिन ऑप्शन में बेटा कोई दो है, ए सी, देखो ए और सी आप दे दो, या फिर ए और डी, तो ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी भी सही लग रहा है और सी और डी भी नहीं होगा, तो कौन सा आना चाहिए करेक्ट आंसर, वैसे दोनों सही है ना, लेकिन करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी। क्यों हम बी एंड सी लेंगे, क्योंकि देखो
एग्जैक्टली यदि हम बात करें, पेक्यूलर पूरी तरह से बात करें, तो ये सिलोप्टाइल बनेगा, लेकिन उसके बाद उसका जो काम है ये काम है, तो ये ज़्यादा बराबर है, राइट। ए और बी दिया रहता उन्होंने, तो हम ए और बी को चूज कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये सिलोप्टाइल बनता है, ये भी ज़रूरी है ग्रास फैमिली में, अगेन पेक्यूलर है, और ये वाला सेकंड वाला, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बी को तो आपको लेना ही है, राइट, क्योंकि एक अलग से हटके ए और सी दोनों सिलोप्टाइल के रिलेटेड ही है, तो आप बी और सी वाला ऑप्शन ले सकते हो, या फिर आप ए और बी, तो ए और बी नहीं दिया तो यू विल गो विद द बी एंड सी, सो योर ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन एन एनारोबिक फर्मेंटेशन producing ethanol, the ethanol yield increases with increasing biomass yield, decreases with increasing biomass yield, it is independent of biomass yield, या फिर initially increases and then decreases with increasing biomass yield। देखो बच्चों, एनारोबिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर इथेनॉल बनता है। अब जब भी कभी समझ लो ये बात हो रही है यहाँ पर मोस्टली बायोमास यील्ड के रिलेटेड है, तो बायोमास यील्ड इंक्रीज होती है जब भी, यानी बायोमास यील्ड बढ़ना, यानी ग्रोथ ज़्यादा होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा होना, ज़्यादा ग्रो होगा तो बायोमास बढ़ेगा, राइट। तो जब बायोमास बढ़ता है, यील्ड बढ़ती है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल सबस्ट्रेट को यूज़ कर दें, जितना भी अवेलेबल सबस्ट्रेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, उसको यूज़ करके नए सेल्स बनाएंगे, ना कि इथेनॉल प्रोडक्शन में जाएंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इथेनॉल प्रोडक्शन। उनको क्या करना है, उनको नए सेल्स बनाना है, राइट, जिसके कारण इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट कम हो जाएगा अवेलेबल फॉर द इथेनॉल सिंथेसिस, तो बायोमास यील्ड बढ़ेगी, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन कम होगा। तो ये क्या बोला है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग बायोमास, नहीं, इनवर्सली लेना है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग बायोमास, यस, इथेनॉल का प्रोडक्शन कम होगा यदि बायोमास बढ़ेगा तो। जस्ट अगेन क्यों समझ में आया, तो जितना ज़्यादा बायोमास बढ़ रहा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ बढ़ रही है उसकी, तो ये माइक्रोब्स उसको सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे टू मेक मोर सेल्स, ठीक है, नए सेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सर्विस प्रोड्यूसेस इथेनॉल एट अ यील्ड ऑफ 0.5 ग्राम पर ग्लूकोज, राइट। The strain ferments 20 G per L liter glucose in 24 hours. Calculate productivity of ethanol. Okay. Numerical type of question है again. Productivity पूछा है students. Amount of ethanol कितना दिया है? Amount of ethanol at a yield of 0.5 बोला है, ठीक है। फॉर्मेंट रहेगा और टाइम भी दिया है 24 आवर्स। तो टोटल इथेनॉल कितना प्रोड्यूस हुआ यदि हम बात करें, तो अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, हमारे को ग्लूकोज की यहाँ पर यील्ड दी है ना, सो दैट इज इक्वल्स टू ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन और उसका यील्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाई बाय यील्ड कितनी है 0.5, ये देखो, राइट। देखो ना, इथेनॉल एट यील्ड, ये इथेनॉल की यील्ड है और ये ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10.5 है यहाँ पर, तो इट विल बिकम 10 G पर L, ठीक है। अब फिर उसने एक्चुअल में पूछा है प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पर प्रोडक्ट यानी हमारा इथेनॉल हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट इथेनॉल है। तो कितना आया, अभी हमने निकाला यहाँ पर 10 आया, 10 डिवाइडेड बाय टाइम 24 आवर्स दिया है उसने, एम आई राइट। तो ये 10 है, लॉग नहीं समझना, इट इज 10 राइट, 10/24 ऐसा ले लो। चलो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.416 जी पर क्या आएगा, LH राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, दिया है क्या ऑप्शन में 0.416, लेट मी चेक, यस ये रहा 0.416। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले दोनों है, ध्यान में रखना है आपको। पहले कितना टोटल इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा कि क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको आपको यील्ड से मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्टिविटी निकालना है तो जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, एक और न्यूमेरिकल है। E. coli was grown aerobically in batch fermentation. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो था 1 × 10⁻³ पर ml, जो कि रिच हुआ 1 × 10⁻⁶ इन 10 आवर्स, यानी स्टार्ट करोगे आप 0 से, गया वो 10 घंटे तक। ठीक है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, क्या बोला है, इनिशियल यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है जिसको हम चलो x0 ले ले, 1 × 10⁻³ बोला है, और फाइनल जो है जिसको हम x भी ले सकते हैं, ये 1 × 10⁻⁶ बोला है। ठीक है, टाइम भी हम लेंगे, टाइम की यदि हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल यानी T0 जो है वो हमारा 0 आवर्स होगा, और T1 जो है आपका फाइनल वो कितना है, 10 घंटा राइट। तो टोटल टाइम की यदि मैं बात करूँ T, ये क्या हो जाएगा, T1 - T0 यानी 10 - 0 दैट इज 10। तो टाइम कितना हो रहा, टाइम है यहाँ पर 10, और ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विच इज इक्वल्स टू, यस, जिसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं इस तरह से राइट, ln ऑफ x यानी कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस ln ऑफ x0 अपॉन टाइम। ठीक है, x का हमने कितना बताया था अभी, 1 × 6 है और 3 है, तो 1 × 10⁻⁶ माइनस ln ऑफ 1 × 10⁻³ टाइम कितना दिया है, 10 राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब ln को कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁶, और माइनस की साइन है, -10⁻³ तो क्या हो रहा, 1 × 10⁻3, 6 - 3 अपॉन 10 राइट। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3 ln इंटू log to the base 10 राइट अपॉन 10। तो 3 है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय log to the base 10 का वैल्यू आता है 2.3026। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आता है कुछ तो भी, तो क्योंकि 3 2 ज़ा 6 यानी उस तरह से ही आएगा, और 10 है तो 0.69 समथिंग आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में आप देखो, यस ये रहा 0.69 राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे करना था, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज लिख लो और प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। Which one of the statements relating to the properties and structure of two protein is most appropriate?
स्टेटमेंट बोल रहा है टू प्रोटीन्स विथ वेरी सिमिलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल हैव सिमिलर टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी जो प्रोटीन्स जिनका टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सेम है, उनका टर्शियरी भी सेम होगा नहीं. इट इज़ नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है बट इट इज़ नॉट गारंटीड लाइक दैट, है ना. उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर सही का होने के बाद भी आप उसको अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट द करेक्ट वन. फिर बोल रहा है टू प्रोटीन्स विथ सिमिलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल हैव सिमिलर स्टेबिलिटी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते. स्टेबिलिटी कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, या फिर वो डिपेंड करेंगी जो इंटरेक्शंस होते हैं राइट टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में, या फिर एंगल्स की बात करें, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो गए, आपके सॉल्ट ब्रिजेस है, पीएच है, टेम्परेचर है, इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. इस पे डिपेंड करता है, इस पे इन्फ्लुएंस्ड होता है, ना कि हम कहेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से. सो ये भी गलत हो गया. टू प्रोटीन्स विथ वेरी सिमिलर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स विल बी लोकलाइज्ड टू सिमिलर कंपार्टमेंट इनसाइड द सेल. अब ये लोकलाइजेशन की बात हो रही है, तो लोकलाइजेशन जनरली डिपेंड करेगा सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर, राइट, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के ऊपर, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर. तो किसी भी प्रोटीन को सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन फंक्शन शुड बी इन डिफरेंट कंपार्टमेंट. तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा. तो बचा कौन सा, बचा है चौथा. टू प्रोटीन विथ वेरी सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर विल हैव सिमिलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दिस इज पॉसिबल. यस, दो प्रोटीन को सरी का टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है. तो उसका मतलब कि भाई ये कोई सिमिलर पैटर्न्स से फॉर्म हुए हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, और जहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह का था, तो इस तरह से ये फॉर्म हुए ना आपका सेकेंडरी से. यू कैन गो विद द सेम सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म. सो आपका करेक्ट आंसर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन का फ्लोरेसेंस की बात हो रही है कि ट्रिप्टोफैन फ्लोरेसेंस कैन बी यूज टू स्टडी प्रोटीन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग. क्या हम उसको यूज़ करते हैं? Which properties of tryptophan are critical in ensuring that this can be used for studying the process? Yes, tryptophan का फ्लोरेसेंस यूज किया जाता है डेफिनेटली प्रोटीन और प्रोटीन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग. ट्रिप्टोफैन स्टूडेंट्स एक अच्छा फ्लोरेसेंट अमाइनो एसिड हम मानते हैं. ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल पीएच पे. जब भी प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में रहती है ना, तो ये ट्रिप्टोफैन जो होता है ये बरीड होता है उसके अंदर, जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है राइट, उसके अंदर छुपा होता है, उसके अंदर बरीड होता है, ताकि वो अपने आप को पानी से बचा सके. ठीक है, ये कब होता है? जब प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में होता है. जब प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है राइट, तो ये ट्रिप्टोफैन एक्सपोज हो जाता है राइट, किस पे? पानी को, एक्वस एनवायरनमेंट के सामने एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण ये कॉज करता है फ्लोरेसेंस. यस, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी या फिर एमिशन वेवलेंथ ये कॉज करता है. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यस ये यूज्ड होता है टू स्टडी द प्रोटीन की फोल्डिंग एज वेल एज अनफोल्डिंग. तो क्या आएगा आंसर? It is an environment sensitive chlorophyll which is typically buried in a folded protein, या फिर it is positively charged. नहीं, हमने अभी बताया न्यूट्रल है ये, तो है ना, this is a neutral there. It's the only amino acid present in most of the proteins. There are so many amino acids, right? It is better hydrogen bond acceptor than most other amino acid. No. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट्स एनवायरमेंट सेंसिटिव फ्लोरोफोर विच इज बरीड इन अ फोल्डेड प्रोटीन. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट. अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर बॉन्ड है, और दूसरे में बोल रहा है द रामचंद्रन प्लॉट डिस्क्राइब्स द ओमेगा टॉर्शन एंगल. बिल्कुल नहीं. पेप्टाइड अगेन यस आपका प्लेनर बॉन्ड है राइट, पार्शियल चार्जेस दिखाएगा, लेकिन
रामचंद्रन प्लॉट ओमेगा टॉर्शन एंगल्स डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बना है, इट इज़ फॉर द अलाउड रीजन को विजुअलाइज करने के लिए, फाई एंगल साई एंगल जो रहता है वहाँ पर, राइट। तो पहला तो सही है, दूसरा वाला पूरा गलत है। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, राइट। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। प्रोटीन फोल्डिंग इज हाईली कोऑपरेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन दिस कोऑपरेटिविटी। क्या आना चाहिए? अब कोऑपरेटिविटी यानी क्या है? व्हाट इज कोऑपरेटिविटी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, इफ वन प्रोटीन चेन फोल्ड्स इट फैसिलिटेट्स द फोल्डिंग ऑफ नियर बाय चेन। यानी एक प्रोटीन की चेन ने फोल्ड किया है तो वो आगे की चेन को भी हेल्प करेंगी टू बिकम फोल्डेड। इफ वन प्रोटीन अनफोल्ड्स इट फोर्सेस अ नियर बाय प्रोटीन टू अनफोल्ड टू। पहला अनफोल्ड हुआ तो दूसरे को भी बोलता है अनफोल्ड हो जा। तीसरा है, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कम्स टुगेदर टू फोल्ड एट अ सेम टाइम। या फिर the protein chain completely unfolds if the key interactions are broken in an all or none manner। यहाँ पर कोऑपरेटिव भी कहा है और ऑल और नन मैनर भी कहा है। ऑल और नन में एक तरह से हम कोऑपरेटिविटी देखते हैं स्टूडेंट्स, एंड कोऑपरेटिविटी नहीं, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करेगा, राइट। या फिर यस, प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट भी रहा जिसको डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, राइट, उसको हम बोलेंगे एक तरह से ऑल और नन या फिर कोऑपरेटिविटी। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ वन प्रोटीन चेन फोल्ड्स इट फैसिलिटेट्स द फोल्डिंग ऑफ द नियर बाय। एक्चुअली फोल्डिंग में कोऑपरेटिविटी की यदि हम बात करें तो उसका मतलब होता है इंटरनल इंटरैक्शन, अंदर के ही इंटरैक्शन। जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी के अंदर जो भी इंटरैक्शंस होते हैं, बस उसी को हम कोऑपरेटिविटी में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, दैट इफ वन प्रोटीन चेन फोल्ड्स इट फैसिलिटेट्स द फोल्डिंग ऑफ। यानी बाजू वाली पहले वाले का देख के बाजू वाला करेगा, ऐसा कुछ होता है कि ऐसा नहीं होता, राइट। So this is not the right one. If one protein unfolds, it forces a nearby protein to unfold also। यानी एक तरह से क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि इंटरैक्शन बिटवीन द चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन इट इज अगेन नॉट विद इन अ सेम चेन, ठीक है। सी बोला है, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कम टुगेदर टू फोल्ड एट द सेम टाइम। क्या सही है? नहीं, साथ में आ रहा है ना, हम बोल सकते हैं एग्रीगेट फॉर्म कर रहा है, एग्रीगेशन जैसा हो रहा है। तो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीगेशन, नॉट रिलेटेड टू कोऑपरेटिविटी। हमको हर स्टेटमेंट में कोऑपरेटिविटी को ध्यान में देना है। लास्ट बोला है, द प्रोटीन चेन कम्प्लीटली अनफोल्ड्स इफ की इंटरैक्शंस आर ब्रोकन इन ऑल और नन मैनर। ये बिल्कुल सही है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए है। पहला स्टेटमेंट बोला है, सेरीन इज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक ट्रायड इन प्रोटीएसिस, ऑल्सो इंक्लूड्स हिस्टीडीन एंड एस्पार्टिक, और कैटालिटिक ट्रायड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस। सो क्या स्टेटमेंट सही है? पहला, अच्छा, कैटालिटिक ट्रायड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रायड यानी 3, है ना। ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस जो कि ट्रायड फॉर्म करेंगे, राइट। तो ट्रायड यानी एक तरह से कंजर्व्ड सेट हो गया, और ट्रायड बोला है ना 3 अमाइनो एसिड का, ठीक है। सबसे कॉमन ट्रायड जो है, मोस्ट कॉमन ट्रायड, कौन सा है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, isn't it? It is aspartic, histidine, serine
ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं सेरीन फॉस्फेटेज में, सॉरी सेरीन प्रोटीएज में, लाइक ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्राइड बहुत कॉमन है, दैट इज सिस्टीन, हिस्टीडीन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ट्रायड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का, कैसे, साथ में काम करके, एक तरह से रिले जैसा चार्ज रिले छोड़ रहा है, उस तरह से दे वर्क देयर, राइट। यहाँ पर जो तीन मैंने आपको कहा, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टीडीन और सेरीन, इनमें जो सेरीन है, सेरीन काम करती है स्टूडेंट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बोनिल कार्बन जो होता है, इसको क्या करेगा, यस, नो वन, सेरीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बेटा, कार्बोक्सिल कार्बन को अटैक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड के, राइट। हिस्टीडीन जो है, हिस्टीडीन यहाँ पर एज अ बेस का काम करता है, यस, जो कि डीप्रोटोनेशन करवाता है सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तीसरा आ रहा है आपका एस्पार्टिक एसिड, ये एसिड का ही काम करता है और स्टेबलाइज करता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टीडीन। तो अभी यहाँ पर बोला है कैटालिटिक ट्रायड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस, सही है। सीरीन इज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक ट्रायड, यस, हमने अभी देखा कि ये कैटालिटिक ट्रायड का डेफिनेटली इट इज अ पार्ट। सो योर करेक्ट आंसर व्हाट, आपका करेक्ट आंसर होगा पहला ही स्टेटमेंट, कि दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग केमिकल सिनेप्स। अब ये तो सिंपल है, अलाउज, यानी केमिकल सिनेप्स की बात कर रहा है, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम प्री टू पोस्ट, प्री टू पोस्ट सही है कि पोस्ट टू प्री होना चाहिए, इट इज प्री टू पोस्ट, इजंट इट। सेकंड में भी वही है, थर्ड में हैव पोटेंशियल गेटेड आयन चैनल्स, पोटेंशियल गेटेड आयन चैनल्स होता है क्या, नहीं। आर मोर न्यूमरस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इट इज़ मोर देयर, इट कैन बी मोर इन पीएनएस अगेन, बट मोर ओवर ये कैसा रहता है, ये सरीखा रहता है, राइट। सो इट वुड बी केमिकल सिनेप्स, कहाँ पर हमको बोला है उसने कि कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट के हिसाब से सही है। तो केमिकल सब्सटेंस को डिफ्यूजन हो रहा है, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, यस, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हो रहा है, ये केमिकल्स ही है, केमिकल मैसेंजर्स है। बट ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं जाते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, रिसेप्टर को जाके बाइंड करते हैं और आगे का पोटेंशियल एक्टिवेट करते हैं, जनरेट करवाते हैं, यस और नो। तो अलाउ डिफ्यूजन ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट, या फिर अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ पोटेंशियल चार्जेस इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द प्री टू पोस्ट, हैव पोटेंशियल गेटेड आयन। तो ये तो मैंने कहा, ये तो गलत कर दो, पोटेंशियल गेटेड आयन चैनल्स होते हैं क्या, इट इज़ नॉट देयर। सिर्फ पोटेंशियल गेटेड आयन चैनल्स ना होते हुए यदि हम बात करें तो लिगांड गेटेड चैनल्स होते हैं, isn't it? यूनि डायरेक्शन होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो वन डायरेक्शन तो सही है, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट भी सही है, अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, क्या ये सही है, इट कुड बी राइट ऑल्सो, राइट, क्योंकि वन में जो बोला है कि अलाउ डिफ्यूजन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन अलाउ नहीं करता है फ्रॉम प्री टू पोस्ट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, चलो पढ़ो जल्दी से। The question is, tissue that are non-regenerative such as neuron in brain
डू हैव स्टेम सेल्स, यानी जो नॉन रीजनरेटिव टिश्यूज़ हैं, यानी जिनका रीजनरेशन नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं न्यूरॉन, इनके पास में स्टेम सेल्स होती है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट. Second, a tissue localization does not necessarily mean lineage commitment and reduced potency, as liver stem cells can generate neurons. क्या ये भी सही है? तो बच्चों यहाँ पर जनरली यदि हम बात करें तो जो ब्रेन है, यस, ये नॉन रीजनरेटिव टिश्यू की हम बात, इट इज़ देयर. इनके पास में, ब्रेन के पास में NSG नाम के सेल्स होते हैं, न्यूरल स्टेम सेल्स. ये न्यूरल स्टेम सेल्स इफ इट इज देयर, राइट, तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? ये प्रेजेंट होता है जो लेटरल वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल होता है, एंड अनदर विल बी हिप्पोकैम्पस, राइट. ठीक है. अब ये जो NSG होते हैं, again we can say that these are the what neural stem cells, right. ये lateral ventricles और हिप्पोकैम्पस में it will be present there. बाद में ये सेल्फ रिन्यू होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं न्यूरॉन्स में, एस्ट्रोसाइट्स में, ओलिगोसेंट्रोसाइट्स. दिस इज अबाउट योर NSG. ठीक है. ऑप्शन में देखिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. क्या ये दोनों सही है? सेकेंड इज बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट. सेकेंड को तो आप यहाँ से हटा सकते हो, राइट. थर्ड 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. क्या आना चाहिए आंसर? एक्चुअली द 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. टिश्यू दैट आर नॉन रीजनरेटिव डू हैव स्टेम सेल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट. दूसरा, टिश्यू लोकलाइजेशन डज नॉट मीन लीनिएज कमिटमेंट एंड रिड्यूस पोटेंसी, एज सिल्वर स्टेम सेल्स कैन जनरेट न्यूरॉन्स. स्टेम सेल्स यदि रेसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन सेम ऑर्गन और इन एनी वन ऑफ द ऑर्गन, राइट, तो ये अगेन डज नॉट कमिट टू व्हाट, टू फॉर्म द टिश्यू, और ऐसा टिश्यू जहाँ पर हम बोलेंगे कि पोटेंसी लेवल क्या है, लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंसी लेवल है. ठीक है. तो सेकेंड है टिश्यू लोकलाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन लीनिएज कमिटमेंट. टिश्यू लोकलाइजेशन ये ना कि जैसे स्टेम सेल्स बने हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर रहेगा? ये किसी ऑर्गन में प्रेजेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल यदि मैंने लीवर सेल की बात कर ली, राइट, इसका मतलब टिश्यू लोकलाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन, इसका मतलब होता है कि टिश्यू ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ कि ये कमिटेड है किसी स्पेसिफिक फॉर्म में ही बनेगा. ये सेल एक स्पेसिफिक टाइप का ही बनेगा, या फिर लीवर में बन रहा है तो लीवर के ही सेल्स बनाएगा, ऐसा नहीं होता है. लीवर सेल्स, लीवर स्टेम सेल्स आर फाइंड टू मेक न्यूरॉन्स जनरेट. ये न्यूरॉन्स कर सकते हैं, बना सकते हैं लीवर स्टेम सेल्स भी, राइट. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप आज जो हमने क्वेश्चंस किए दैट आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. सो विल स्टॉप हियर ओनली, यहीं पे रुकते हैं. मिलते हैं नई दूसरी क्लास में, जहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे विद अ फ्यू कुछ दूसरे साल के भी फ्रॉम द DBT, राइट. सो बी देयर. जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, अर्थ एकेडमी ऑफिशियल, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड यस, लिंक को शेयर कीजिए सो दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच द क्लास और उनको भी फ़ायदा हो सके. ठीक है. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, राइट. बाय स्टूडेंट्स.